नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनडीए के सभी घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुनकर अपने अपने समर्थन पत्र सौंप दिए हैं और आज की तारीख में एनडीए के पास 293 सीटें हैं और प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को अपनी शपथ ले सकते हैं। लेकिन इस बार अलग बात यह है कि यह एक गठबंधन सरकार होगी और प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन में पहली बार खुद के पूर्ण बहुमत के बिना एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। गठबंधन सरकार का नाम सुनकर दो शब्द आपके दिमाग में आते हैं जिन्हें शायद आप भी अब भूल चुके होंगे। एक है मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्य अवधि चुनाव और दूसरा है किंग मेकर। और यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अब किंग मेकर बनकर बैठे हैं। हमारे देश में अब तक 8 बार बिना स्पष्ट बहुमत की गठबंधन की सरकारें बनी हैं और इनमें से 4 बार बीच में ही लोकसभा के चुनाव कराने पड़े हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने इस चुनाव के दौरान महिलाओं से वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में हर महीने खटाखट पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और कांग्रेस के नेताओं ने इस वादे के साथ एक गारंटी कार्ड भी लोगों के बीच बांटा था और अब बड़ी संख्या में महिलाएं इन्हीं गारंटी कार्ड्स को लेकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच रही हैं और पूछ रही हैं कि हमारा पैसा कहां है और हमारे बैंक खाते में पैसे आने कब से शुरू होंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे अब हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुस्तान को जीतना संभव नहीं रहा, लेकिन खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह जेल में बैठे बैठे ही पंजाब से चुनाव जीत गया। लेकिन एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई तमिलनाडु में चुनाव हार जाते हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में खटाखट पैसों के लिए कांग्रेस दफ्तर पर महिलाओं की फटाफट लाइनें क्यों लग रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटें खटाखट बढ़ गई और बीजेपी की आधी से ज्यादा सीटें सफाचट हो गई और बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद सीट पर भी चुनाव हार गई। लोगों को बड़ी हैरानी है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने इतना बड़ा विशाल भव्य राम मंदिर बनवाया, जिस अयोध्या को जिसकी काया पलट कर दी, वहां पर भी आप सोचिए कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से हार गई। वो समाजवादी पार्टी जिसने राम मंदिर का बहिष्कार किया था, तो बहिष्कार करने वाली पार्टी जीत गई और राम मंदिर बनाने वाली पार्टी अयोध्या में फैजाबाद में हार गई। इतना बड़ा उलटफेर होने के बाद लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर उसके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए थी, होना तो यह चाहिए था, लेकिन आए कौन। इस समय लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं एक गारंटी कार्ड अपने हाथ में लेकर खड़ी हैं और कांग्रेस से यह पूछ रही हैं कि उनके बैंक खातों में हर महीने 8,500 रुपए आने कब से शुरू होंगे। इनमें कई महिलाएं ऐसी हैं जिनसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये गारंटी कार्ड भरवाकर जमा भी कर लिए थे और यह कहा गया था कि जल्द ही इन महिलाओं के बैंक खातों में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें यह कहा जा रहा है कि अभी गारंटी कार्ड खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, नए गारंटी कार्ड जब आएंगे तो उन्हें बांट दिए जाएंगे और इन महिलाओं को बाद में आने के लिए कहा जा रहा है गारंटी कार्ड लेने के लिए। इन गारंटी कार्ड्स के साथ एक फॉर्म भी है जिसमें महिलाओं को अपनी सारी डिटेल्स, बैंक खाता नंबर वगैरह लिखना है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें चुनावों के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर पर आकर यह गारंटी कार्ड देकर गए थे और उनसे यह कहा था कि वो इसमें अपना नाम, पता, बैंक खाते की सारी जानकारी लिखकर इसे कांग्रेस के दफ्तर में जमा करा दें और जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद से इन महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए खटाखट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, बल्कि एक दिन हो चुका है नतीजे आए, तब ये सारी महिलाएं ये पूछ रही हैं कि राहुल गांधी अपने वादे को खटाखट कब पूरा करेंगे। लेकिन सोचिए, जब कांग्रेस के पास बहुमत है ही नहीं और सरकार फिर से एनडीए की बन रही है, तब यह पैसा इन महिलाओं को कैसे मिलेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह वही गारंटी कार्ड है जिन्हें घर घर पहुंचाने का अभियान खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया था। तस्वीरें आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है
कि ये कोई ऐसी स्कीम है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। लेकिन आरोप है कि इसी दौरान महिला मतदाताओं को गारंटी कार्ड बांटे गए और उन्हें यह कहा गया कि वो इन कार्ड्स को भरकर रखें और जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे इन गरीब परिवारों की महिलाओं को खटाखट पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको याद होगा पिछले दिनों बेंगलुरु में भी ऐसे ही इस पैसे को लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पोस्ट ऑफिस पहुंच गई थी और पोस्ट ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो गई थी और वो ये उम्मीद कर रही थी कि उन्हें अब ये पैसा मिलेगा। देखिए ये बेंगलुरु की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितनी लंबी लाइन है। ये सारी महिलाएं वही हैं जिनके पास कभी व्हाट्सएप मैसेज आए, कभी कार्यकर्ताओं ने यह बताया कि आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए अगर इन महिलाओं के ये आरोप सच हैं तो ये मामला कितना गंभीर मामला है और ये मामला असल में भ्रम फैलाकर वोटों को खरीदने का मामला बनता है। कांग्रेस के नेताओं ने इतना बड़ा भ्रम फैला दिया जनता के बीच, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के बीच, और भ्रम फैलाकर यह चुनाव जीतने की कोशिश की। अब ये महिलाएं कह रही हैं कि हमारा काम था वोट देना, आपने हमसे वोट मांगा था, हमने वोट दे दिया, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और हमारे बैंक में हर महीने 8,500 रुपए कब से आएंगे। और इसीलिए आज हम ये चाहेंगे कि आज देश का चुनाव आयोग भी हमारी इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखे और देश के चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कांग्रेस की गारंटी थी उसको लेकर लोग कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर महिलाएं पहुंची हैं। आपको दिखाएं हम कि ये कांग्रेस पार्टी ऑफिस है और यहाँ पर महिलाएं अपना कांग्रेस के गारंटी कार्ड लेकर आई हैं और इनका मानना है कि अभी ये कार्ड जो है जिस पर मिला है इनको बांटा जाएगा और इस पर जमा करेंगे। और ये साथ साथ आपको हम दिखाएं कि ये जो कार्ड है इसमें 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड है जो इनको मिला है और ये महिलाएं इसको भर कर लेकर आई हैं। ये आप भर कर लेकर आई, कहाँ से मिला था कार्ड आपको? ये जी यहीं से, कांग्रेस पार्टी जी। तो भर कर ले आई तो जमा कर रहे हैं जी अभी वो कह रहे बूथ नंबर पड़ रहा है इस पे। बस ये है कि 1 लाख रुपए वाला ये जो स्कीम है इसका पैसा मिलेगा महिलाओं को। अच्छा, ये इनको वापस मिला है, इनका जो स्लिप था वो जमा कर ली गई है। और ये तो कितने दिनों में बताया पैसा मिलेगा, कब मिलेगा? कुछ बताया नहीं, खाली जमा करी ने खाली। आप लोगों का जमा हुआ? हम लोग को मिला ही नहीं, हम लोग को बोली आप लोग आई थी यहाँ पे, मांगा दिया तो बोले 12 बजे के नहीं दिया, नहीं दिया। अब आपको मिला ही नहीं तो क्या बता, हम लोग इसीलिए लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिए आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं, ये जो है आप लोगों को फॉर्म मिला है? नहीं मिला हम लोग को। हम लोग को आ चुके, हम लोग दोनों बार कहीं 12 बजे आइए 12 बजे आइए। इतनी मोटी मोटी गड्डी दी थी ना कि अपने एरिया में बांट रहे हैं और हम लोग को नहीं मिल रहा, जो हम लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। लाइन था, आप कह रहे हम लोग आ रहे हैं, छोटा बच्चा हम उसको भी छोड़ के आए। नहीं देना तो कहा नहीं देना, नहीं आइए। आपको फॉर्म मिला? नहीं मिला फॉर्म, कहाँ मिला? 12 बजे बुलाए था, हम लोग खड़े हैं, मतलब फॉर्म नहीं मिला और हम लोग जो है तो 11 बजे अभी क्या बता रहे हैं? कहते था कि 12 सवा 12 पे मिलेगा, जो इतनी पब्लिक खड़ी सकी। उस फॉर्म में क्या होगा बताया कुछ इन्होंने? ये बता रहे थे कि भाई इसमें पैसा गरीब लोगों को पैसा देंगे राहुल गांधी। क्या आपको पता चला यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ऑफिस? ये पता चला कांग्रेस पार्टी जीती है और जो है फार्म मिल रहा है, गरीबों की सहायता होगी। आपको भेजा यहाँ किसने? ऐसे ही मोहल्ले वालों ने भेजा है। और ये बताया था क्या मिलेगा फिर इसमें? फार्म मिलेगा, फार्म से गरीबों की सहायता होगी, पैसा मिलेगा। तो आपको किसने बताया कि यहाँ पर सरकार बनी है? ये किसने बताया आपको यहाँ पर आई आप? वाले यही के सब लोग बता रहे, ले गए एक दो सब लोग बताएं तो ये सब आ रहे। आप बताइए सरकार बन गई? हाँ बन गई है, लेकिन अभी हम लोग को जानकारी है कि नहीं बनी है। नहीं बनी है, बनी है, हम लोग को जानकारी है। क्या दावा किया गया था, क्या बताया? बोला था फॉर्म कांग्रेस की सरकार आएगी तो फॉर्म बटेगा, पैसे मिलेंगे। कांग्रेस सरकार तो अभी आ गई, क्या आपको लग रहा है? अब अरे जब नहीं आई थी तो पहले ही मना कर देते, काहे पहले से बांट रहे हैं सबको, आधों को नहीं दे रहे, फायदा क्या? बहुत से लोगों ने जमा कर दिया है, सबको गड्डी गड्डी दे रहे हैं, एक भी नहीं दे रहे। ये क्या बता रहे हैं अंदर, पूछा जब आपने? कह रहे कि अब नहीं बटेगा, अब जब सरकार बनेगी तब बटेगा। फॉर्म बट रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 8,500 रुपए मिलेंगे हर महीने औरतों और लड़कियों को। और फॉर्म बट रहे थे, जब लेने आए थे तो कहीं था कि 5 तारीख को फॉर्म बटेगा, 5 तारीख को आइएगा। जब सुबह आए हैं तो और बट चुके थे, अब कह रहे हैं कि खत्म हो गए, 12 बजे आइएगा। 12 बजे आए हैं तो अब दौड़ा रहे हैं रोज। आपको यहाँ पर क्या सूचना मिली थी, क्या करने लेने आई हैं? ये कहीं था कि यहाँ पे 5 तारीख को वो फॉर्म बटेगा और सरकार जो है पैसा देगी। हाँ तो फॉर्म मिला आपको?
नहीं मिला भैया, सुबह से तो बैठे हैं। 11 बजे से आके यहाँ बैठे हुए कि लाइन लगेंगे तो हमारी लाइन जल्दी आगे आ जाएगी, तो हम लाइन लगे हुए भैया। अभी देखिए कोई मामला ही नहीं समझ में आ रहा मुझे। वो कह रहे कि अब नहीं, फार्म नहीं मिलेगा। ये हमारे देश की गरीब महिलाएं हैं, और वो भी अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाली गरीब महिलाएं, हमारे मुस्लिम समुदाय से आने वाली गरीब महिलाएं। और देखिए आजकल गर्मी का हाल तो आप जानते ही हैं, आजकल कितनी गर्मी है। और ये गरीब महिलाएं इस उम्मीद में, इस गर्मी में, धूप में कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर खड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें तो लखनऊ की हैं, हमने आपको थोड़ी देर पहले बेंगलुरु की तस्वीरें भी दिखाई। और इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, इन्हें बेवकूफ बनाया गया है और इन्हें भ्रम में रखा गया है, और इन्हें भ्रम में रखकर इनका वोट ले लिया गया है। नैतिक रूप से आज एक बहुत बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगर इस तरह की गरीब महिलाओं को बेवकूफ बनाकर, इनसे झूठे वादे कर कर, इन्हें भ्रम में डालकर अगर चुनाव जीत भी लिया जाए तो क्या वो चुनाव सही है? क्या ऐसे चुनाव जीतने का कोई फायदा है जहां आपके वादों की वजह से इस देश की ये गरीब महिलाएं इतनी गर्मी में अपने बच्चों को घर में छोड़कर, अपने परिवारों को घर में छोड़कर, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, इस उम्मीद के साथ कि उनके अकाउंट में अब पैसे आने शुरू हो जाएंगे और वो यहां आकर इकट्ठे हो जाएं, और उसके बाद कोई उनकी बात को ना कोई सुनने वाला है और ना कोई उन्हें यह बताने वाला है कि यह पैसा कभी नहीं आएगा। तो इसलिए आज जितनी भी महिलाएं हमें देख रही हैं, खास तौर पर गरीब महिलाएं, खास तौर पर अल्पसंख्यक महिलाएं, मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया इस भ्रम में आकर कि उनके अकाउंट में पैसे आने शुरू होंगे, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस को उन्होंने वोट जरूर दे दिया, इन्होंने अपना वादा निभाया। देखिए गरीब आदमी की जो जुबान होती है ना, वो सबसे पक्की होती है। गरीब आदमी धोखा नहीं देता किसी को। इन सब ने जो जुबान दी नेताओं को, उस जुबान का इन्होंने पूरा ख्याल रखा और इन्होंने अपना वोट वादे के मुताबिक कांग्रेस को दे दिया। अब ये कह रही हैं कि कांग्रेस को अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो आज तो हम यही कहेंगे कि इन महिलाओं को परेशान करना बंद होना चाहिए। और हम आज ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, देखिए इनका दर्द जानिए। देश में बहुत सारी गरीब मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जिनका यह कहना है कि उन्हें यह बात गारंटी फॉर्म देते वक्त नहीं बताई गई थी कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो उन्हें यह पैसा नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि अब ये महिलाएं इतनी परेशान हैं और यह मामला बहुत बड़ा बन गया है। और आज हम इन गरीब महिलाओं के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, इनके इंसाफ की बात कर रहे हैं। और आज हम इन्हें एक कड़वा सच ये भी बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और इसकी वजह से इनके बैंक खातों में अब वो पैसा कभी नहीं आएगा। इसलिए अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं या मोबाइल फोन पर देख रहे हैं तो आपको ये स्पष्ट करना आवश्यक है। हो सकता है कांग्रेस के नेता तो आपको ना बताएं ये बात, कांग्रेस के कार्यकर्ता ना बताएं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई है। अगर बन जाती तो हो सकता है राहुल गांधी अपना वादा निभाते, लेकिन अभी नहीं बनी है। इसलिए आप परेशान होना बंद कीजिए और इस झूठे भ्रम से बाहर निकल आइए। आज आप सब लोग भी राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि 1 जुलाई से इंडिया गठबंधन की सरकार देश की महिलाओं के बैंक खातों में खटाखट हर महीने 8,500 रुपए देने शुरू कर देगी। 1 तारीख को आप सुबह उठेंगी, कहेंगे चलो देखते बैंक अकाउंट में क्या है। बैंक अकाउंट में देखेंगी जादू से हिंदुस्तान की सरकार 8,500 रुपए डालेगी। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, दिसंबर, नवंबर, हर महीने 1 तारीख को 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए। तो ये राहुल गांधी का वादा था। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत विश्वसनीय नेता हैं, और उन्होंने अगर एक बार जुबान दे दी तो देश की इन गरीब महिलाओं ने तुरंत उन पर विश्वास कर लिया। तो आज हम ये चाहेंगे कि इन गरीब महिलाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए। और क्या हमारे देश के चुनाव के दौरान इस तरह का भ्रम फैलाकर चुनाव लेना, वोट ले लेना चुनाव में, क्या यह सही है नैतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी? यह बात देश के चुनाव आयोग को देखनी चाहिए। अब आप यह देखिए कि इस समय की 5 बड़ी खबरें आपके लिए क्या है।
पहली बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद खड़गे ने यह बयान दिया है कि विपक्ष अब सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेगा और विपक्ष में बैठकर सरकार की पोल खोलेगा। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. This is our decision and we all together agreed on these points. तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन ने यह तय किया है कि वो सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा, सरकार बनाने के लिए दावा पेश नहीं करेगा और वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उनके पास नंबर है ही नहीं। उन्होंने इतनी सीटें जीती ही नहीं कि वो 272 के आसपास पहुंच सके। ना तो कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें जीत पाई है और ना ही इंडिया गठबंधन में बाकी के जो घटक दल हैं वो अपने दम पर इतनी सीटें जीत पाए हैं कि मिलकर 272 सीटें बन सके। और किसी दूसरे जगह से अगर पार्टियों को तोड़कर यहां लाया जाता है, सांसदों को तोड़कर यहां लाया जाता है, तब भी शायद वो जो नंबर गेम है पूरा नहीं हो पा रहा। इसलिए राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आपके लिए यह है कि कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से यह अपील की है कि उन्हें एनडीए की सरकार बनाने में प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग नहीं करना चाहिए। और आज ही एक और नेता कपिल सिब्बल ने चंद्रबाबू नायडू का एक 5 साल पुराना बयान दिखाकर कहा कि नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह और आतंकवादी कहा था और इसलिए अब उनका एनडीए में रहना नैतिक रूप से गलत होगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी एक नई तस्वीर आई है जो आज सुबह की है, जब वो और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से पटना से दिल्ली आ रहे थे और साथ साथ बैठे थे। इस फ्लाइट की पहले जो तस्वीरें आई थी उनमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे वाली सीट पर बैठे थे, लेकिन बाद में वो उठकर नीतीश कुमार के साथ बैठ गए और उन्होंने वहां बैठने के बाद नीतीश कुमार का हालचाल जाना, शिष्टाचार के नाते उनसे नमस्कार किया। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ने सीटें भले ही कम जीती हों, 4 सीटें जीती हों, लेकिन उन्होंने देश के लोगों का दिल जरूर जीत लिया है। नीतीश कुमार उनसे बड़े हैं, उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी नेता हैं, उनके सीनियर हैं और बुजुर्ग हैं। तेजस्वी यादव चाहते तो राजनीतिक कड़वाहट को महसूस करते और शायद नीतीश कुमार से बात भी ना करते, लेकिन वो उठे क्योंकि वो जानते हैं वो छोटे हैं उम्र में भी, अनुभव में भी। वो उठे और भारतीय संस्कारों को उन्होंने भुलाया नहीं है और अपने भारतीय और पारिवारिक संस्कारों के तहत वो गए हैं, नीतीश कुमार के साथ बैठे हैं, नीतीश कुमार का हालचाल उन्होंने जाना है। ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तीसरी बड़ी खबर आपके लिए है कि एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान, पवन कल्याण और जयंत चौधरी समेत एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अपना समर्थन पत्र दे दिया है। चिट्ठियां आ चुकी हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 8 जून को उनका शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो सकता है। इसलिए आपके मन में अगर यह बात चल रही है कि कुछ तोड़फोड़ हो सकती है, हो सकता है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में ना चले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब ने आज अपनी अपनी चिट्ठियां लिखित में दे दी हैं। बड़ी बात यह है कि आज नीतीश बाबू ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उन्हें सरकार बनाने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू बहुत अनुभवी हैं और वो जानते हैं कि किस नेता का और किस पार्टी का दिमाग और मन कब पलट जाए और कब इंडिया गठबंधन में वो जाकर शामिल हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए लंबा इंतजार मत कीजिए, जल्दी से शपथ ले लीजिए। तो ये नीतीश जी का अनुभव बता रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी ने शायद सुना। और चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि टीडीपी का यह कमिटमेंट है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहेगी, उन्हें सपोर्ट करेगी। और आज इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ सबसे आगे बैठे हुए थे और इस तस्वीर में आपको NNN नजर आएगा। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं बड़ी स्क्रीन पर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बीच में बैठे हैं, एक तरफ बीजेपी के नेता हैं, आप देखिए उनके दाईं तरफ जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं और उनके बाईं तरफ चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं,
नीतीश कुमार बैठे हैं और एकनाथ शिंदे बैठे हैं। ये एक नई तरह की तस्वीर है और यही नया जनादेश है भारत का। भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को जो नया जनादेश दिया है वो इसी तस्वीर के लिए दिया है, इसी काम के लिए दिया है कि अब से आप इन सब लोगों के बीच में बैठेंगे और इतने सारे घटक दल आपके साथ बैठेंगे। अब से आपको अपनी बगल में नायडू साहब को बैठाना होगा, नीतीश कुमार को आपको अपनी बगल में बैठाना होगा, तब यह सरकार चलेगी। और इस बैठक से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और आज उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की है और अब वो 8 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार देश को मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्य अवधि चुनाव के लिए तैयार रहना होगा? देखिए, जब भी आप गठबंधन सरकार के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में पहला सवाल और पहला शब्द यही आता है, वो है मिड टर्म चुनाव का। और दूसरा, जब भी गठबंधन सरकार के बारे में हम सोचते हैं या बात करते हैं, दूसरा शब्द आता है दिमाग में किंग मेकर का, क्योंकि बिना किसी किंग मेकर के गठबंधन की सरकार बन नहीं सकती। 10 साल में हम इस शब्द को भूल चुके थे क्योंकि किंग मेकर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन इस बार पड़ रही है। और इसीलिए गठबंधन सरकारों का मिड टर्म चुनाव के साथ चोली दामन का साथ रहा है। भारत का चुनावी इतिहास कहता है कि जब देश में गठबंधन की कमजोर सरकारें बनती हैं तब मिड टर्म चुनाव होने की संभावना 50% तक होती है। जब भी गठबंधन की कमजोर सरकार बनती है, मध्यावधि चुनाव की संभावना 50% रहती है। वर्ष 1977 में भारत में पहली बार देश के लोगों ने खंडित जनादेश दिया था और जनता पार्टी ने पहली बार भारत में यह प्रयोग किया था गठबंधन की सरकार बनाने का, और तब यह सरकार अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और वर्ष 1980 में ही भारत में मिड टर्म चुनाव बीच में ही कराने पड़े। इसके बाद 9 साल के बाद जब 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जब गठबंधन की एक और कमजोर सरकार बनी, तब भी देश में 2 वर्षों के बाद 1991 में फिर से मिड टर्म चुनाव कराने पड़े। यही परिस्थितियां वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में बनी, जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत देश के लोगों ने नहीं दिया और इसके बाद देश में 2 वर्षों के दौरान 3 सरकारें आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन की सरकार चलाई, HD देवेगौड़ा ने लगभग 11 महीने की सरकार चलाई और इंद्र कुमार गुजराल ने भी लगभग 11 महीने देश में गठबंधन की एक बेहद कमजोर सरकार को चलाया। और इस दौरान स्पष्ट बहुमत न होने के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और आखिरकार वर्ष 1998 में देश को फिर से मिड टर्म चुनावों की तरफ जाना पड़ा। लेकिन जब इन चुनावों में भी किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए की गठबंधन सरकार बनाई जो सिर्फ 13 महीनों तक चली और देश में एक बार फिर से वर्ष 1999 में मिड टर्म चुनाव कराना पड़ा। आज तक भारत में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है जब गठबंधन की सरकारें पूरे 5 वर्षों तक चल पाई है, सिर्फ 4 बार, 8 बार में से 4 बार। पहली बार 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल तक गठबंधन की सरकार चलाई और उस समय कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 232 सीटें थी। यह लगभग उतनी ही है जितनी आज बीजेपी के पास है। लेकिन उस वक्त आपको याद होगा, इस सरकार को बचाने के लिए नरसिम्हा राव को बहुत काम करने पड़े थे और आपको याद होगा वोटों की खरीद फरोख्त की गई थी और ये आरोप भी नरसिम्हा राव पर लगे थे अपनी सरकार बचाने के लिए। रिश्वत कांड हुआ था जब एमपीज को रिश्वत दी गई थी, तब ऐसे में तब चलती हैं गठबंधन की सरकारें। इसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे 5 साल तक गठबंधन की सरकार चलाई और बीजेपी के पास तब सबसे ज्यादा 182 सीटें थी, तो उन्होंने 182 सीटों में भी पूरे 5 साल सरकार चलाई। और यह वही समय है जब 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था और अचानक से वाजपेयी जी को एक बड़ा झटका लगा जब देश के लोगों ने जब वोट डाला तो इंडिया शाइनिंग गायब हो चुका था। इंडिया शाइनिंग की जो चमक थी वो फीकी पड़ गई थी। और इसके बाद वर्ष 2004 में 145 सीट और फिर 2009 में कांग्रेस ने 206 सीटों के साथ यूपीए की गठबंधन सरकार को चलाया, लीड किया, उसका नेतृत्व किया। और इस सरकार के दौरान भी देश में मिड टर्म चुनाव नहीं हुए और इनके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता। हमारे देश में जितनी भी गठबंधन सरकारें कामयाब रहीं, उनमें हर बार इन सरकारों के घटक दल
अपने अपने मंत्रालयों के मालिक बन गए। और आप यूपीए सरकार का कार्यकाल जरा याद कीजिए, जब यूपीए के घटक दलों के जो मंत्री हुआ करते थे वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का फैसला मानने से कई बार इनकार कर देते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए अपने घटक दलों के इस दबाव को सहना पड़ता था, उनकी बातें, उनकी मांग माननी पड़ती थी, जिसकी वजह से यूपीए की सरकार 5 साल तक तो चली। लेकिन आपको याद होगा यूपीए की सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ और बहुत सारे घटक दलों ने मन मर्जी से वो मंत्रालय चलाए और दबाकर भ्रष्टाचार किया। लेकिन अगर वो इस दबाव को नहीं सहते तो शायद यूपीए की सरकार बीच में ही गिर जाती। जैसे वर्ष 1998 में जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एआईएडीएमके की दिवंगत नेता जयललिता के दबाव को सहन नहीं किया और उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों में दखल देने से इनकार कर दिया तो एनडीए की सरकार गिर गई थी। इससे यह पता चलता है कि गठबंधन की कमजोर सरकार चलाने के लिए उस सरकार के सबसे बड़े नेता को अपने घटक दलों का दबाव सहना ही पड़ता है और वो अपने घटक दलों की इच्छा के बिना कोई बड़े फैसले नहीं ले पाता। और इसीलिए आज बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन सरकार को चला पाएंगे। और जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार में अपने घटक दलों के मंत्रियों के घोटाले पर आंख मूंद लिया करते थे, क्या वैसा प्रधानमंत्री मोदी कभी कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 3 बार और केंद्र में 2 बार पूर्ण बहुमत की बेहद मजबूत सरकारों को चलाया है और उनका मिजाज ऐसा रहा है कि वो सरकार को एक सूत्र में बांधकर चलाते हैं। उनकी सरकार में ऐसा नहीं होता कि किसी मंत्रालय का फैसला कहीं और हो रहा है और किसी दूसरे मंत्रालय का फैसला कोई और कर रहा है और प्रधानमंत्री को पता ही नहीं। उनकी सरकार खंडित नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार संवैधानिक तरीके से बहुत ही अनुशासन के साथ चलती है। वो अनुशासन के साथ सरकार चलाने वाले नेताओं में है और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है, क्या वो गठबंधन की ऐसी सरकार चला पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या देश में मिड टर्म चुनाव हो सकता है, यानी क्या देश को मिड टर्म चुनाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को जो लोग करीब से जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो भ्रष्टाचार को कभी सहन नहीं करेंगे, किसी भी ऐसी बात को कभी सहन नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ जाती हो, लोगों के खिलाफ जाती हो। और उन्हें भ्रष्टाचार से तो खास तौर पर बड़ी नाराजगी रहती है। इसलिए घटक दल अगर अपना दबाव बनाकर कुछ मंत्रालय लेते हैं और फिर उन मंत्रालयों को अपनी मनमानी से चलाने की कोशिश करते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी से सहन नहीं कर पाएंगे। देश में जब जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं तब तब मीडिया के भी अच्छे दिन आ जाते हैं। इसलिए हम जैसे लोगों को तो खुश होना चाहिए, मीडिया के बड़े अच्छे दिन आ जाते हैं, क्योंकि गठबंधन सरकारों में मीडिया को अपने सूत्रों से हर बैठक, हर फैसले के बारे में खबरें पहले से ही मिल जाती हैं और सरकार के लिए खबरों को गोपनीय बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछले 10 वर्षों में मीडिया के सूत्रों को मोदी सरकार से खबरें मिलना बंद हो चुका था। अब जब तक मोदी सरकार चल रही थी 10 साल तक और मजबूत सरकार थी, किसी को कोई खबर नहीं मिलती थी किसी भी बड़े फैसले के बारे में। अब उस मीडिया के अच्छे दिन आ सकते हैं, क्योंकि अब सरकार में और भी कई घटक दल आ जाएंगे और हमारे बहुत सारे घटक दलों के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनकी आदत रहती है कि वो हर जानकारी को, मीटिंग में होने वाली हर बात को बाहर निकलते ही लीक कर देते हैं अपने प्रेस के साथियों को, अपने दोस्तों को, ताकि उसका फायदा उठाया जा सके। और ऐसा नहीं है कि पिछले 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री मोदी ने जो सरकार चलाई वो गठबंधन की सरकार नहीं थी, ये स्पष्ट मैं करना चाहता हूं। उन्होंने दोनों बार गठबंधन की ही सरकार चलाई है, 2014 और 19 में, लेकिन उसमें एक फर्क था। तब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से 2024 के बीच एनडीए का नेतृत्व किया, जिसमें बीजेपी के अलावा और भी कई दल शामिल थे। लेकिन ये सरकारें इसलिए अलग रहीं क्योंकि इन सरकारों में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था और यही वजह है कि जब अकाली दल ने, उद्धव ठाकरे ने, नीतीश कुमार की जेडीयू ने और यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और एआईएडीएमके समेत और भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने एनडीए के साथ अपने संबंध तोड़े, जब वो एनडीए से बाहर निकल गईं, तो बीजेपी की सरकार पर इसका कोई खास असर पड़ा नहीं, क्योंकि उसके पास मजबूत बहुमत था। लेकिन अब बीजेपी ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस बार एनडीए का कोई घटक दल उससे अलग हुआ तो सरकार खतरे में आ जाएगी और ऐसी स्थिति में सरकार गिर भी सकती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस बार देश के लोगों ने मजबूत विपक्ष और कमजोर सरकार का चुनाव खुद से ही करके भेजा है। अब आप सोचिए, मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े काम किए थे इन 10 सालों में, जैसे
कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, जैसे ट्रिपल तलाक, इस तरह के अगर फैसले अब अगर बीजेपी करना चाहे या प्रधानमंत्री मोदी करना चाहें तो शायद ना कर पाएं, और अगर कर भी पाएंगे तो तब कर पाएंगे जब उनके सारे घटक दल राजी हो जाएंगे। अब अगर आज वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल आपके मन में आना चाहिए। अगर अब वो वन नेशन वन इलेक्शन भारत में लागू करना चाहें तो क्या वो कर पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में। अब अगर भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस अपने यहां मिलाना चाहे तो क्या प्रधानमंत्री मोदी उसे लेकर कोई बड़ा फैसला कर पाएंगे, ये बात एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और आज 10 वर्षों के बाद एक शब्द फिर से चर्चा में आया है जो गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो शब्द है किंग मेकर। किंग मेकर राजनीति में तब आते हैं जब खंडित जनादेश मिलने के बाद देश में गठबंधन की सरकारें बनती हैं, और ये किंग मेकर वो होते हैं जिनकी पार्टी को चुनावों में अक्सर सबसे कम सीटें मिली होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो बन जाते हैं। जैसे इस बार किंग मेकर नीतीश कुमार की पार्टी के पास सिर्फ 12 सीटें हैं, एक और किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास सिर्फ 16 सीटें हैं, और ये दोनों नेता किंग मेकर हैं। लेकिन जिस बीजेपी के पास पूरे देश में सबसे ज्यादा 240 सीटें हैं वो किंग मेकर नहीं है, और यही हमारा लोकतंत्र है। आज आपको बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन का वर्ष 1997 का एक बयान सुनना चाहिए, जब उन्होंने एक प्रसंग का जिक्र करते हुए संसद में बताया था कि भारत का लोकतंत्र ऐसा है कि यहां सबसे बड़ी पार्टी को भी कई बार विपक्ष में बैठना पड़ता है। अब जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानी रहे थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है? तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी? तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूं, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूं, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते रहा, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानीग्राही की ओर हाथ कर दिया, अब उनकी ओर हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया, मैंने कहा ही इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज इनसाइड द फ्रंट बट आउटसाइड द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलर, he is the only member of his party and he is the government. भारत जैसा इतना विशाल लोकतंत्र जहां पर 140 करोड़ लोग रहते हैं, हमारे तो यहां एक परिवार में भी लोगों की एक राय कभी बन नहीं पाती, लेकिन सरकारों के मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। और देश के लोगों ने इतने वर्षों के बाद एक बार फिर दोबारा जो एक खंडित जनादेश दिया है, एक गठबंधन सरकार का जो जनादेश दिया है, ये देश के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। आप भी, मुझे लगता है कि मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। गठबंधन सरकार इस देश के लिए ठीक नहीं है। चाहे हमारे देश के लोग किसी को भी एक स्पष्ट बहुमत देते, अगर उन्हें राहुल गांधी को ही लाना था तो राहुल गांधी को स्पष्ट बहुमत दे देते और कहते कि नहीं, इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया, अब आप अच्छी तरह से मजबूती के साथ सरकार चलाइए, और बीजेपी को विपक्ष में बैठा दिया, तो भी बिल्कुल बात ठीक थी। या तो वो इंडिया गठबंधन को पूरा स्पष्ट बहुमत देते या फिर एनडीए को स्पष्ट बहुमत देते, लेकिन खिचड़ी सरकार भारत जैसे देश के लिए कभी भी सफल हो ही नहीं सकती। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को किंग मेकर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इन दोनों नेताओं की राजनीति मौसम की तरह बदलती है, और हमारे तो देश में नेताओं का मौसम की तरह जो बदलना होता है उसे लोग बुरा मानते ही नहीं है। कहते हैं राजनीति में तो ये सब चलता रहता है। आपने ऐसे बहुत सारे शब्द और लाइन सुनी होंगी, राजनीति में सब जायज है, जैसे मोहब्बत और जंग में सब जायज हो जाता है, ऐसे ही लोग मानते हैं राजनीति में भी सब जायज है। और राजनीति में ना तो कोई पक्का दोस्त होता है, ना कोई पक्का दुश्मन होता है। और इस कथन की आड़ के पीछे हमारे देश के जो नेता हैं वो जब चाहे जैसे चाहे अपने स्वार्थों को साधते हुए कभी किसी के साथ मिल जाते हैं, कभी किसी के साथ मिल जाते हैं। जहां ज्यादा मलाई मिलती है, जहां ज्यादा स्वार्थ उनका साधा जाता है, वहां चले जाते हैं और फिर उसे नाम दे देते हैं सिद्धांत का। अब देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर लोगों को शक क्यों हो रहा है? लोगों का दोष नहीं है।
अकेले नीतीश कुमार वर्ष 1994 से 2023 के बीच 6 बार पलटी मार चुके हैं और वर्ष 2013 और 2022 में तो वो बीजेपी और एनडीए को छोड़कर विपक्ष के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए गठबंधन को तोड़कर विपक्ष के सहयोगी रह चुके हैं और 2019 में उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनसे लोग पूछते हैं मोदी नहीं तो कौन। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश के लोग अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए सक्षम हैं और अगर देश के लोग लोकतंत्र, संविधान, चुनाव और भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए आगे आएंगे तो वो मोदी को कभी नहीं चुनेंगे। ये भाषा मेरी नहीं है, ये चंद्रबाबू नायडू की भाषा है 2019 की। जरा एक बार बड़ी स्क्रीन पर उनका पुराना ट्वीट देख लीजिए। इसलिए कोई उन पर भरोसा करे भी तो कैसे करे। आज इन दो तस्वीरों में आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पूरी कहानी को समझ जाएंगे, जिसमें एक तरफ मोदी को हटाने के लिए चंद्रबाबू नायडू 2019 में विपक्षी नेताओं को एकजुट कर रहे थे और दूसरी तस्वीर में नीतीश कुमार इसी साल, सोचिए पुरानी बात नहीं है, इसी साल जनवरी महीने तक मोदी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को एकजुट कर रहे थे। ये दोनों तस्वीरें आप ध्यान से देख लीजिए। तो 2019 भी है, 2023 भी है। यहां आप देख लीजिए, ये जो नीचे आप देख रहे हैं 2023 की तस्वीरें, इसमें आपको नीतीश कुमार साफ नजर आएंगे और 2018 की तस्वीर आप देखिए, उसमें भी आपको नायडू नजर आएंगे। 2019 की तस्वीर देखिए, तो ये दो नेता जो एक समय में विपक्ष को इकट्ठा कर रहे थे ताकि मोदी को हटाया जा सके, आज इनका इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ अच्छी बात है, इससे देश को एक अच्छी मजबूत सरकार मिल सकती है, लेकिन कितने दिनों तक, इन दोनों नेताओं पर कितने दिनों तक आप विश्वास कर सकते हैं और अपने समर्थन के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी से कितना हार्ड बार्गेन करेंगे, ये बदले में क्या क्या चाहेंगे, कितने मंत्रालय चाहेंगे, कितने पद चाहेंगे और न जाने कितने वादे उनसे लिखवा कर ले लेंगे, ये अभी सोचने वाली बात है। और जब इन्हें वो मंत्रालय, इनके मनपसंद मंत्रालय दे दिए जाएंगे, उसके बाद ये उन मंत्रालयों को कैसे चलाएंगे, अपनी मर्जी से चलाएंगे या फिर ऊपर से आदेश लेकर चलाएंगे। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि गठबंधन सरकारों को समझौता सरकार क्यों कहते हैं। हमें सूत्रों से पता चला है अभी तक कि टीडीपी ने गठबंधन के बदले में, अपने समर्थन के बदले में बीजेपी से लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है और केंद्र सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री और 2 केंद्रीय राज्य मंत्रियों की सीटें मांगी हैं। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा है कि वो मंत्रालय भी बता दिए कौन से चाहिए। उन्हें सड़क एवं परिवहन मंत्रालय चाहिए, शहरी विकास मंत्रालय चाहिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय वो अपने पास रखना चाहते हैं। तो विश लिस्ट उन्होंने दे दी है, ये मंत्रालय मेरे हुए। इसी तरह नीतीश कुमार ने भी सरकार में अपने 3 कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग की है, सूत्रों से पता चला है। और एकनाथ शिंदे ने भी 1 कैबिनेट मंत्री और 2 केंद्रीय राज्य मंत्री, और चिराग पासवान ने भी अपना 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री बनाने की मांग की है। और जीतन राम मांझी भी प्रधानमंत्री मोदी की इस सरकार में अब कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी सरकार चलाते हैं तो वो सरकार एक यूनिट की तरह काम करती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर उनकी सरकार में एक उज्ज्वला योजना आ रही है, वो कहने को तो किसी दूसरे मंत्रालय की योजना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद उसे लीड करते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए जन धन योजना है, कहने को तो वो किसी दूसरे मंत्रालय की योजना है, लेकिन उसे प्रधानमंत्री मोदी खुद लीड करते हैं। इसी तरीके से आप कितनी भी योजनाएं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, उस योजना में वो कहने को तो दूसरी योजना है, किसी और मंत्रालय की योजना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसे अपनी योजना समझकर उसका नेतृत्व करते हैं। किसानों के मामले में आप देख लीजिए, कृषि मंत्रालय में आप देख लीजिए, जो नए कानून बनाए वो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पहल लेकर बनाए और बाद में वापस भी खुद किए। लेकिन अगर इस बार ये मंत्रालय अगर उनके किसी घटक दल के पास होंगे तो क्या वो ऐसा चाहेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आज पूरे देश में राम मंदिर की बड़ी चर्चा हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि इस बार राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी को हिंदुस्तान का चुनाव जितवा क्यों नहीं पाया।
जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा 30 सीटों का नुकसान हुआ है। असल में उत्तर प्रदेश में अगर ये 30 सीटें आ गई होती तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ले ही लेती किसी तरीके से। उत्तर प्रदेश में 80% हिंदू और 19.3% मुसलमान है। पूरा उत्तर प्रदेश छोड़िए, अयोध्या की फैजाबाद सीट पर जहां 85% हिंदू और 15% मुस्लिम आबादी है, वहां भी बीजेपी भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के बाद भी चुनाव हार गई। इसी तरह जिस हरियाणा में 87% हिंदू और 7% मुसलमान है, जिस राजस्थान में 88% हिंदू और 9% मुसलमान है, और महाराष्ट्र में जहां 80% हिंदू और 11% मुसलमान है, जिस बिहार में 83% हिंदू और 17% मुसलमान है, वहां भी बीजेपी कई सीटों पर चुनाव हार गई। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हिंदुत्व से अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीता जा सकता। जब तक आप सारी जातियों को और सारे धर्मों को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक अब हिंदुस्तान का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। हिंदुत्व अकेले अब आपको चुनाव नहीं जिता पाएगा। इन दो बातों को याद रखिए। हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी से बहुमत नहीं मिलता, और दूसरा, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज चुनाव में अल्पसंख्यक नहीं, माइनॉरिटीज चुनाव में माइनर से ज्यादा अंतर पैदा कर सकते हैं। सो अब बहुमत जो बहुसंख्यक हैं वो आपको बहुमत नहीं दिला सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है तो हमारे देश में जो 15% मुसलमान हैं वो तो पहले दिन ही उसी पल से उस पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं। 15% वोट आपके उसी वक्त कट गए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू भी बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने से लगभग 17% दलित भी तुरंत पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, और बहुत सारे जो सेकुलर हिंदू हैं, जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, जिन्हें ये नारा पसंद नहीं आता, वो भी तुरंत उस पार्टी से अलग हो जाते हैं। और इस तरह चुनाव की शुरुआत में ही हिंदुत्व का मुद्दा लगभग 30 से 35% मतदाताओं को उसी पार्टी के खिलाफ कर देता है, और बाकी जो 70 या 65 या 60-70% वोटर्स बचते हैं वो भी अलग अलग मुद्दों और जातियों के आधार पर बंट जाते हैं। और इसीलिए नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते, और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। यहां हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे, जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बनकर आए। और लोकतंत्र तब पूर्ण होता है जब उस लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, चाहे किसी को भी डालें। और मुस्लिम मतदाताओं ने इस लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाकर शानदार काम किया है, और उन्होंने जो भी उनका फैसला रहा होगा, उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा इस बार नहीं चला तो इसके लिए मुस्लिम मतदाताओं को दोष देना पूरी तरह से गलत होगा। सच्चाई तो यह है कि अब सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे से ही चुनाव नहीं जीते जा सकते। राम मंदिर के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी संख्या में हिंदुओं ने ही वोट नहीं डाला। वर्ष 2014 का चुनाव बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ परिवर्तन के मुद्दे पर जीता था। 2019 के चुनाव में पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत निर्णायक हो गया था। लेकिन अगर आप ये सोचें कि राम मंदिर पर हिंदुत्व के मुद्दे से हिंदुस्तान में चुनाव अब जीत सकते हैं, तो यह असल में कम से कम भारत में तो आगे संभव नहीं रहा। अब यह देखिए कि जब हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुस्तान को जीतना संभव नहीं रहा, तब लोग वोट डाल किसको रहे हैं? किस मुद्दे पर डाल रहे हैं? क्या विकास पर डाल रहे हैं? हमें लगता है विकास पर भी नहीं डाल रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में इतना विकास किया, देश को कहां से कहां ले गए, तब भी उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब विकास भी उस लिस्ट में कहीं नीचे रहा होगा। लेकिन कुछ इशारे जरूर हैं। देखिए, इस चुनाव में इसी देश में खालिस्तानी समर्थक और संदिग्ध आतंकवादी चुनाव जीत रहे। असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से 1,97,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। लगभग 2 लाख वोटों से चुनाव जीत गए अमृतपाल सिंह, जो जेल में है। जबकि तमिलनाडु में एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार जाते हैं। जो आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, वो चुनाव हार जाते हैं। इसी तरह बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया, और अब्दुल रशीद शेख ने भी यह चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा है, और उन पर टेरर फंडिंग
और भारत के खिलाफ साजिश रचकर उसे कमजोर करने के गंभीर आरोप हैं। दोनों चुनाव जीत गए। पंजाब की फरीदकोट सीट से इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले उनके सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा 70,000 वोटों से चुनाव जीत गया और इसे लोकतंत्र की जीत आप मानेंगे या नहीं, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस बार के खंडित जनादेश की दो और बातें हैं। पहली बात यह कि हम वापस से गठबंधन के युग में आ गए हैं और इस युग में अब क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय नेता फिर से बहुत मजबूत हो जाएंगे। और दूसरी सीख यह है कि बीजेपी को अब भी चुनाव जीतने के लिए आरएसएस के सहयोग की आवश्यकता है और पड़ेगी। और अब बीजेपी को आरएसएस के साथ अपने संबंधों को फिर से रीअलाइन करना पड़ेगा। आज हम आपको एक थी कांग्रेस और कांग्रेस जिंदा है की कहानी भी सुनाना चाहते थे। देखिए, पिछले 10 साल में कांग्रेस की स्थिति यह हो गई थी कि लोग कहते थे एक थी कांग्रेस, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, जबरदस्त मेहनत, अब अगर आज आप कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस की इस फिल्म का टाइटल होना चाहिए कांग्रेस जिंदा है। तो कांग्रेस जिंदा है, इसकी कहानी आज हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि समय समाप्त हो गया है, लेकिन हम कल पूरा विश्लेषण करेंगे इसका कि एक थी कांग्रेस जो थी 10 साल तक, वो कांग्रेस जिंदा है तक कैसे पहुंची। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर हरा नहीं पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।